जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र अप्सरा साधना में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी सुंदर सी कहानी लेकर के आया हूँ। उस वक्त की बात है जब गांव में बहुत से बच्चे खेला करते थे। तो ये एक बचपन का किस्सा है। और जो लेखक हैं उन्होंने लिखा है कि मेरी उम्र उस वक्त करीब 7 वर्ष की होगी। मेरा गांव उत्तर प्रदेश के काफ़ी पिछड़ी जगह में था, जहां मैं बहुत कम जाया करता था, क्योंकि दिल्ली शहर में मानो मेरी जैसे जड़ें सी जम गई थी। अच्छे स्कूल में पढ़ाई थी, दोस्त थे, शहरी वातावरण था, बाहर का खाना था। अब इन सब को छोड़ करके किसका मन करेगा कि भाई वो गांव देहात में जाए। मगर माँ और पापा का कहना था कि हमें अपना इतिहास जानना ज़रूरी होता है, कि आखिर हम जुड़े किस प्रकार हैं, हमारा गांव, हमारे पूर्वजों के नाम। यही कारण था कि वो मुझे गर्मियों की छुट्टियों में गांव लेकर गए। आखिरकार 7 वर्ष का बच्चा जो होता है, जिद भी कितनी करता, माननी तो आखिर बात उन्हीं की थी। बस फिर माँ ने बस्ता पैक किया और निकल चले हम उस गांव की ओर। रास्ता कुछ इस प्रकार था कि सीधी बस पकड़ो और 7-8 घंटे में पहुंचकर गांव के अंदर जाने के लिए कोई ऐसी सवारी जैसे तांगा या बैलगाड़ी हो, उससे जाया करते थे फिर आगे। मगर मेरे पिताजी ने शहर में आकर के काफ़ी तरक्की कर ली थी, तो हमें भाई अपनी गाड़ी से बैठ करके आराम से जाना था। ना कोई बस का झंझट, ना सीट का झंझट, कोई दिक्कत ही नहीं थी, ना कोई बैलगाड़ी की चिक चिक। पूरे रास्ते बिल्कुल शांत था। मैं नाराज़ था माँ और पापा से कि क्यों लेकर के जा रहे हैं मुझे वहाँ पर। हालांकि जवाब मुझे भी नहीं पता था। जब 2 घंटे बीत गए तो मेरी माँ मेरी तरफ मुड़ी और उसने इस चिप्स का पैकेट मुझे, उन्होंने जो सफ़र के लिए रखा था, मुझे पकड़ा दिया। अब चिप्स देख करके तो मानो मेरे मन में मुस्कान वापस आ गई। मैंने उसे खाया और आगे के सफ़र में खिड़की से बाहर देखता रहा। आने वाले दिनों की परेशानियों से बिल्कुल अनजान था मैं। जब तक हम अपने गांव पहुंचे दोपहर के 3 बज चुके थे। गांव की गली में जब हमारी गाड़ी चली तो मैंने देखा कि मेरी ही उम्र के लगभग 6-7 बच्चे गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ने लगे। ऐसा हमारे शहर में नहीं देखा था, ना ऐसा होता था शहर में। गली कच्ची मिट्टी की थी, कोई पक्की सड़क नहीं थी जैसा शहर में था। घर भी छोटे से ही थे, कुछ मिट्टी के लेप करके बनाए गए थे, कुछ ईंटों से बनाए गए थे, मगर सीमेंट या वाइट पुट्टी जैसी कोई चीज़ नहीं थी। रंग भी किसी किसी में था ही नहीं और किसी में था, और बाकी तो सब बस ईंट और मिट्टी के प्राकृतिक रंगों के ही थे। महिलाएं बाहर आंगन में बैठी हुई थी, कुछ छोटे समूह में बैठ करके काम कर रही थी, तो कुछ अकेले ही अपनी गृहस्थी का काम संभाल रही थी। सभी ने घाघरा चोली पहनी रखी थी। थोड़ा आगे चलकर मेरे बाएं ओर खेत दिखे। वहाँ कुछ आदमी अपना कार्य कर रहे थे। कोई खेत को जोत रहा था, कोई लाठी लेकर के निगरानी कर रहा था। वो भी सफ़ेद धोती कुर्ते पहने हुए थे। किसी किसी ने गमछा भी लिया हुआ था। जब हमारी गाड़ी वहाँ से गुजरी तो सब अपना काम रोक करके हमारी ओर देखने लगे। वहाँ पर शायद ही कोई गाड़ी लाता होगा, मैंने मन में सोचा। मगर खेतों में ही मेरी नज़र उस आदमी पर पड़ी जो कि पेड़ के नीचे बैठा था। पेड़ काफ़ी बड़ा था। माँ से पूछने पर पता चला कि वो बरगद का पेड़ था। चारों तरफ खेतों में बस एक बड़ा सा बरगद का पेड़, उसके चारों ओर एक ऊंचा सा फर्श बना हुआ था। माँ ने यह भी बताया कि यहाँ पंचायत होती है। मैं बच्चा तो था ही, पंचायत का मतलब क्या समझता। उस आदमी के कपड़े कुछ अलग थे। सफ़ेद धोती के ऊपर काला कुर्ता पहना था और कंबल से खुद को ढका हुआ था। मैंने सोचा आखिर इतनी ठंड में कोई कंबल कैसे ओढ़ सकता है। मुझे देख करके हंसी आ गई। क्या हुआ बेटा, तुम क्यों हंस रहे हो? माँ ने मुझसे पूछा। अब मम्मा, उससे देखो, इतनी गर्मी में कंबल कौन ओढ़ता है? मैं फिर से हंस पड़ा। कौन? किसकी बात कर रहे हो बेटा? अब माँ के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी थी।
देखो ना वहाँ उस पेड़ के नीचे, मैंने थोड़ा चिल्लाते हुए कहा। ध्रुव बेटा वहाँ कोई नहीं है। माँ ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और फिर गंभीर आवाज में कहा, मगर मैं सच बोल रहा था। मुझे अच्छे से याद है, वहाँ कोई तो था। गांव में सबसे अच्छा और बड़ा मकान हमारा ही था। एक आंगन बीच में और 3 तरफ कमरे थे। बाईं ओर रसोई थी और स्नानागार जो था वो बाहर था। बाहर ही छोटा सा बगीचा भी था जहाँ तरह तरह के फूलों के पौधे लगे हुए थे, मगर सही रखरखाव न होने के कारण सूख गए थे। दादाजी मेरे जमींदार थे। यही कारण था कि सब पापा को छोटे मालिक कहकर बुलाया करते थे। यहाँ गांव में हमारी पहली ही रात थी। रामू काका ने बाजार से सामान ला के दिया और माँ ने खाना बनाया। रामू काका 50 वर्ष के लमसम के एक कमज़ोर से आदमी थे। पापा ने बताया कि वह दादा के खास दोस्त थे। उनसे कम उम्र के होने के बावजूद साथ काम करने के कारण इनका मेलजोल काफ़ी अच्छा था। दादाजी के देहांत के बाद वो ही हमारे मकान का ध्यान रखते हैं। अब रात काफ़ी हो चुकी थी। मैं माँ और पापा के साथ उनके बीच में सोया था। 7 साल की उम्र में भी मुझे अलग सोने की आदत नहीं थी। थोड़ी देर बाद मेरी आंख मिचने लगी और मैं गहरी नींद में सो गया। तभी आवाज़ आई, ध्रुव। मेरी आंख अचानक से खुली। मैंने अपनी दोनों ओर मुड़कर देखा। माँ और पापा दोनों सोए हुए थे। मैंने सोचा कि मेरा वहम होगा और मैं दोबारा आंख बंद करके लेटा रहा। लेकिन फिर दोबारा से आवाज़ आई, ध्रुव। अब की बार जिसने मेरा नाम लिया था उसकी आवाज़ पहले से थोड़ी तेज थी। इस बार मैं उसे ध्यान से सुन सकता था। वो आवाज़ कुछ ऐसी थी जैसे किसी ने मेरे नज़दीक आकर कान में बोला हो कि ध्रुव। अब मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। मैंने सोचा कि माँ को जगा लूँ। मैंने एक बार अपने हाथ से उनके हाथ को हिलाया भी, मगर वो बहुत गहरी नींद में थी। मैंने एक लंबी सांस ली और उठ गया। मैं आराम से बिस्तर से उठा और मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। मुझे डर था कि कहीं दरवाजे की आवाज़ से माँ बाबा न उठ जाएं। अब मेरे बाहर जाने लायक दरवाज़ा खुल गया तो मैं बाहर निकल गया। घर बिल्कुल सुनसान था। यहाँ तक कि मेरे छोटे कदमों की आवाज़ तक नहीं हुई। बाहर आंगन में आसमान साफ नज़र आता था। जून की गर्मी के बावजूद भी हवा में बहुत ठंडक थी। अचानक ही बड़ी जोर से एक आवाज़ आई। मैंने अपने दाईं ओर देखा तो रसोई की खिड़की खुली हुई थी और वो बार बार खुल करके बंद हो रही थी। हवा काफ़ी तेज़ थी। मैंने सोचा कि उसी कारण खिड़की खुल गई होगी, मगर मेरी दिल की धड़कन शायद उस खिड़की से तेज चल रही थी। तभी आवाज़ आई कि ध्रुव। वो आवाज़ फिर से मेरे कानों में पड़ी। इस बार थोड़ी और साफ आवाज़ थी। मुझे समझ में आ गया कि वो किसी महिला की आवाज़ थी। मेरे कदम कुछ अपने आप ही घर के दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। मैंने धीरे से कुंडी खोली और बाहर आ गया। बाहर भी कोई आवाज़ नहीं थी, बस हवा के कारण पेड़ हिल रहे थे। सामने खुले खेत में मैंने देखा, वहाँ पर मैंने किसी को देखा और गौर से देखने पर मुझे लगा कि जैसे मैं उसे जानता हूँ। मेरे कदम खुद ही उसकी ओर बढ़ने लगे। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे घर पीछे छूटता रहा। पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई, जैसे कोई मुझे रोकना चाहता हो। मेरा ध्यान उस पर नहीं था, बस मैं आगे बढ़ता जा रहा था। मैं उस औरत के काफ़ी करीब पहुंच चुका था कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे झटके से खींच लिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी और दुनिया से बाहर आ गया हूँ। सामने रामू काका खड़े थे। वो कुछ बोल रहे थे या शायद डांट रहे हों, मगर मुझे कुछ समझ में नहीं आता था और मैं बेहोश होकर के वहाँ पर गिर गया। आप लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। रामू काका की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कह रहे थे। ऐसा क्या हो रहा है यहाँ? कल ध्रुव को क्या हुआ था? अचानक पापा ने कहा, मगर मेरी
नींद पूरी अभी भी नहीं खुली थी। मैंने थोड़ी अंगड़ाई ली और देखा कि पापा और रामू काका सामने खड़े थे और माँ मेरे बगल में खड़ी बैठी हुई रो रही थी। मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। मेरा थोड़ा हिलने के कारण सबका ध्यान मेरी ओर आकर्षित हुआ। माँ अचानक से गले लगा करके रोने लगी। क्या हुआ? आप सब परेशान क्यों हो? माँ, मैंने कुछ गलती करी है क्या? मैं समझ नहीं पा रहा था। तुम्हें कुछ याद नहीं कल रात क्या हुआ? माँ ने थोड़ा शांत होकर के चिंतित आवाज में कहा। क्या हुआ था रात को? मैं आपके पास सोया था, फिर मुझे कुछ आवाज़ आई जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। मैं उठकर बाहर गया और फिर मुझे कुछ याद नहीं माँ। मैंने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। माँ फिर रोने लगी। उसके बाद किसी ने मुझसे बात नहीं की। शाम के 5 बजे थे। मैं बाहर गया तो देखा गांव के बच्चे खेल रहे थे। मैं भी उनके साथ खेलना चाहता था। हे ध्रुव, मेरा नाम ध्रुव है, क्या मैं तुम्हारे साथ खेलूं? मैंने एक बच्चे से पूछा। उसकी उम्र मेरी जितनी होगी। मैंने लाल रंग की कमीज और खाकी निक्कर पहनी हुई थी। मेरी आवाज़ सुनकर उसने मेरी ओर देखा। मुझे लगा कि ये मना कर देगा और मुझे निराशा के साथ घर जाना होगा, मगर उसने मुझे एक मुस्कान दी और साथ खेलने लगा। क्या खास बात है ना, गांव के लोगों में अनजान लोगों से भी मिल करके वो लोग रहते हैं। हम खेल रहे थे, अंधेरा होने लगा। तभी कुछ बच्चों की आवाज़ लगाई माँ ने। तो मैं बोला कि थोड़ी देर में आता हूँ। तो उन्होंने कहा कि सोनू जो एक लड़का था उसने आने से मना कर दिया। सोनू वही बच्चा था जिससे मुझे दोस्ती हुई थी आज ही। अरे ना बाबा, तुम्हें नहीं पता, यहाँ रात को भूत आते हैं और छोटे बच्चों को ले जाते हैं, उसने कहा। वो आगे भी काफ़ी कुछ बताना चाहता था, मगर उसकी माँ ने फिर से आवाज़ लगाई और वो बच्चा चला गया। मगर उसकी बात मुझ छोटे से दिमाग में घर कर गई। घर जाकर मैंने माँ को बताया। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, सब बहम की बातें हैं। तुम खाना खाओ और सो जाओ। कल स्कूल का हॉलीडे होमवर्क भी तो पूरा करना है। माँ कुछ घबराई थी, मगर मेरी बातों पर भरोसा करे बिना ही वो अपना जो है करने लगी थी। अब हम लोगों को आए हुए यहाँ पर जो है लगभग 4 दिन हो चुके थे। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे कोई नई कहानी सामने आती। इस भूत को लेकर सभी से अलग कहानी या किस्से सुनने को मिलता था, मगर उन सभी कहानियों में एक किस्सा सभी में मौजूद था। मैं डरा हुआ था वहाँ पर और बहुत डरा हुआ रहता भी था। मैंने माँ को कई बार बोला कि यहाँ से चलो, मुझे नहीं रहना यहाँ, मगर वो सुनती ही नहीं थी। बस बोलती थी कि बड़ी माँ और बड़े पापा नाराज हो जाएंगे। मैं कई बार पूछता, कौन है ये बड़ी माँ और पापा? तो भी कोई वो जवाब नहीं देते। अब मुझे डर बहुत ज़्यादा लगने लगा था। 5वां दिन और भरी दोपहर, गर्मी काफ़ी थी। मैंने सोचा कि घर में ही रहूँगा, बाहर जाने का मन ही नहीं था। मैंने अपनी किताबें खोलकर कुछ स्कूल का काम करना शुरू किया। माँ खाना लेकर के आ गई और प्यार से मेरे बाल सहलाने लगी। मैं नाराज़ था, इसलिए मैंने उनका हाथ अपने सिर से हटा दिया। वो थोड़ा हंसी और फिर उनकी आंखों में कुछ आंसू बहने लगे। क्या हुआ माँ, आप क्यों रो रही हो? मैंने धीमे से पूछा। कुछ नहीं, तुम पढ़ो, मैं काम निपटा करके आती हूँ। वो कह करके मुझे दुविधा में छोड़ गई। मैं अपना काम फिर से करने लगा। शाम होने लगी, मौसम कुछ बदल गया था और मेरी घबराहट बढ़ने लगी थी। हवा में कुछ ठंडक थी जो मेरी रूह को कपा देने का काम कर रही थी। मन में अजीब सा डर था, मानो कुछ बुरा होने वाला हो। ऐसा किसी 7 साल के बच्चे के लिए आम बात नहीं थी। पिताजी कमरे में मेरे पास गए और बोले, चलो ध्रुव, घर चल जाना है, सामान बांध लो। ये सुनते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने फटाफट अपना बस्ता बांधा और माँ ने कपड़ों को रख लिया। हम अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े। गांव में से
गांव में ये लगभग 5 दिन थोड़े अजीब तो थे, मगर आखिरकार मैं अपने घर जा रहा था। मैं काफ़ी खुश था। जो घबराहट मन में थी वो मानो गायब हो गई थी। गाड़ी में बैठने पर गांव वाले दोस्तों से अलविदा कहा और गले मिलकर दोबारा मिलने की बात कही। मैंने उन्हें कहा कि मैं अगली छुट्टियों में दोबारा आऊँगा। अब हम गांव से बाहर जा रहे थे। गाड़ी की गति कुछ धीमी ही थी। गांव की कच्ची पक्की सड़क पर आखिर तेज गति से कितनी की जा सकती थी गाड़ी। रात को 8 बज चुके थे। मुझे भूख लगी थी। माँ ने मुझे कुछ रोटी के ऊपर आलू की सूखी सब्जी रख दी थी। मैंने उसे गोल गोल लपेट करके और खा लिया। अब पेट थोड़ा शांत था। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ा मेरी घबराहट वापस आ गई। मन कुछ बेचैन हो गया। मैंने पानी पिया मगर कुछ शांति नहीं पड़ी। तभी पापा ने गाड़ी को रोक दिया। मैंने अपने बाईं ओर मुड़कर देखा तो हम किसी कुटिया के पास थे। आखिर इस जमाने में कुटिया में कौन रहता है, ये सवाल कुछ अटपटा था। हम गाड़ी से बाहर आए, मगर जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान किया वो थी उस कुटिया में बैठी औरत। उसके साथ ही एक आदमी भी था। मैंने जैसे ही उन्हें देखा मानो मेरी याददाश्त कुछ वापस आ गई। मुझे उस रात के बारे में याद आया जब वो औरत मुझे बुला रही थी, जिसके बारे में मैं बिल्कुल भूल चुका था। जैसे किसी ने मेरी यादों के पन्नों से कुछ हिस्सों को मिटा दिया हो। मगर अब मुझे सब याद था। और वो आदमी वो वही था जिसे मैंने पहले दिन गाड़ी से देखा था, जिसने जो है इतनी गर्मी में कंबल ओढ़ा हुआ था। मेरे छोटे से दिमाग में काफ़ी बातें चल रही थी, काफ़ी सवाल थे, मगर जवाब एक भी नहीं। और तभी पापा ने आकर मुझे एक दवाई खिलाई जो कि ज़बरदस्ती की थी। कुछ देर बाद ही मैं बेहोश हो गया। बेहोश होने से पहले जो मैंने चीज़ देखी थी वो थी उस औरत का मेरे करीब आकर मेरा सिर सहलाना, मेरा बेटा ध्रुव। इसके बाद मेरी आंखों के सामने सब एक तरीके से काला पड़ गया और मैं बेहोश हो गया। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो जो दृश्य मेरे सामने था वो रूह को कँपा देने वाला था। सिर मेरा काफ़ी भारी था। शायद जो बेहोशी की दवा मुझे दी गई थी उसी का असर होगा। पलकें काफ़ी भारी थी और जागे रहना मुश्किल। मगर जो मैंने देखा, अपने सामने देखा, तो वो मेरी नींद को भगाने के लिए काफ़ी था। हम जिस कुटिया में हम गए थे उसमें चारों ओर मोमबत्तियां जलाकर रोशन किया गया था। मोमबत्तियां भी एक या दो नहीं, तकरीबन 15 से 20 की संख्या में थी। मैं कमरे के बीचों बीच एक सफ़ेद घेरे में बैठा हुआ था। माँ और बाबा वहाँ मौजूद नहीं थे। मैं काफ़ी डरा हुआ था। जिस सफ़ेद घेरे में बैठा था वहाँ काफ़ी सारे चिन्ह बने थे, कुछ अजीब से दिखते थे। उन्हें पहचानना मेरे बस में नहीं था। उस घेरे के चारों ओर 7 मोमबत्ती जली हुई थी। मैं अपने चारों ओर देख ही रहा था कि तभी 5 जने उस कुटिया में आए। माँ, पापा, वो औरत और वो आदमी। उन्हीं के साथ एक आदमी और था जिसने काले रंग की धोती पहनी थी, गले में एक काला पट्टा और माथे पर एक काला तिलक। उसके बाल भी काफ़ी बड़े थे, कंधे तक पहुंच रहे थे। माँ रोई जा रही थी और पापा के चेहरे पर कोई उदासी नहीं थी, मानो उनके लिए ये सब आम बात हो। ध्रुव, मेरा बेटा, उस औरत ने मुझे देखकर कहा। कौन हैं आप? और मैं आपका बेटा नहीं हूँ। मुझे बेटा क्यों बुला रही हो? मैंने चिल्लाते हुए कहा। मैं डरा हुआ था, मगर मैं काफ़ी बच्चों से काफ़ी हिम्मत वाला था और अपने लिए आवाज़ उठाना जानता था। ऐसे नहीं बोलते बेटा, मैं हूँ तुम्हारी असली माँ और ये तुम्हारे पापा। उसने उस कंबल वाले आदमी की ओर इशारा करके कहा। हम तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। नहीं, तुम झूठ बोलती हो। तुम मेरी माँ नहीं हो। मेरी माँ बस वो है, मेरी आरती माँ। मैंने अपनी माँ की ओर इशारा करके उनका नाम लेते हुए कहा। मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ और बाहर जाने को सोचा, मगर मानो मेरे सामने कोई दीवार थी
जो दिखाई नहीं देती थी। मैं उस घेरे से बाहर नहीं निकल पा रहा था। मैं बाहर क्यों नहीं आ पा रहा? तुम क्या कर रहे हो तुम सब? मैं फिर से चिल्लाने लगा। ये घेरा अभिमंत्रित है। जब तक मैं ना चाहूं तुम बाहर नहीं आ सकते, उस काले कपड़े वाले आदमी ने जवाब दिया। मैं जानता था मेरी कोशिश नाकाम है, मगर मैं फिर भी बाहर निकलने की कोशिश करता रहा। कुछ कोशिशों के बाद मैं थक कर के वापस बैठ गया। तो विधि विधान शुरू करें, उस कंबल वाले आदमी ने कहा। इस पूरे मामले में मैंने अपनी आवाज़ पहली बार सुनी, उसकी आवाज़। ऐसा कहते ही वो औरत और आदमी मेरे पास आकर खड़े हो गए। दोनों के हाथ मेरे कंधे पर थे। इस काले कपड़े वाले आदमी ने मेरे सामने एक हवन जलाया, उसमें लकड़ियां डालकर कुछ मंत्र उच्चारण किया। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ते जा रहा था, मानो मेरी जान भी निकलती जा रही थी। मैं काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रहा था। माँ फिर से रोने लगी। उनकी आवाज़ काफ़ी तेज थी। मैं इतना तो समझ चुका था कि वो लोग मुझे बचाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, मुझे खुद ही कुछ करना होगा। मैं अपने हाथ पैर मारने लगा, भागने की कोशिश करने लगा। उस औरत और आदमी ने मुझे पकड़ रखा था। उसके हाथ काफ़ी ताकत भरे थे। तभी कुछ हवन की आंच उस काले कपड़े वाले के हाथ पर लग गई और मैंने ध्यान दिया कि मंत्र के रुकने पर मेरा पैर उस घेरे के बाहर जा सकता था। जैसे ही मंत्र जब चालू हुआ, वो घेरा फिर बंद हो गया। मुझे आशा की एक किरण दिखाई दी। कमजोरी काफ़ी हो चुकी थी, मानो कुछ देर में मेरे प्राण निकलने वाले हों। मुझे जो भी करना था जल्दी करना था, समय काफ़ी कम था। मैंने उस हवन के बर्तन पर पैर लगाकर देखा, काफ़ी गर्म था वो। मैंने पूरी ताकत के साथ उस पर लात मारी। मेरी चीख काफ़ी तेज थी। जो हवन की आंच उस काले कपड़े वाले आदमी के ऊपर गई और मेरा घेरा खुल गया। मैं वहाँ से बाहर भागा। बाहर जाते वक्त मैंने देखा कि वो औरत और आदमी भी जलने लगे। धीरे धीरे पूरी कुटिया में आग फैल गई और चीखों की आवाज़ आसमान में गूंज उठी। मेरी आंखों में आंसू थे। मेरे माँ पापा भी उसी आग में थे। उन्हें भी बाहर आने का मौका नहीं मिला, या फिर शायद वे पांचों आपस में किसी मंत्र से जुड़े थे, क्योंकि जिस समय वो काले कपड़े वाला आदमी जलने लगा, बाकी के चारों लोग भी अपने आप ही जलने लगे। मैं रोते हुए अपने माँ पापा की मृत्यु होते देख रहा था। वो चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजा करती हैं। मैं वहाँ से भागा। मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँ। मैं गांव की ओर भागा और रामू काका के पास गया। इस वक्त मानो वही मेरे करीबी थे। ध्रुव बेटा, तुम यहाँ? वो चिंतित थे। मैंने उन्हें पूरी घटना क्रम विस्तार से बताई। वो भी हैरान थे। उन्होंने मुझे गले लगा लिया। एक वो दिन है और आज का दिन है। मैं और रामू काका हमेशा साथ रहते थे। मैं उन्हें अपने शहर वाले घर ले आया था। उन्हीं ने मेरा पालन पोषण किया। पापा के पास पैसों की कमी नहीं थी। वो पैसे हम दोनों के लिए काफ़ी थे। सभी को ये लगता है कि माँ बाबा की मौत कार दुर्घटना से हुई, मगर सच सिर्फ मैं और रामू काका ही जानते थे। उस रात के बाद मैं काफ़ी डर रहा था। सपने भी डरावने आते थे। रामू काका मेरे साथ ही सोते थे। रामू काका ने बताया कि वो औरत और आदमी मेरे असली माँ बाप थे, मगर मेरे जन्म के 1 साल के भीतर ही उनकी मृत्यु हो गई थी। उसी दिन के बाद से वो मेरे 7 साल होने का इंतज़ार कर रहे थे। वो मुझे अपने साथ जो है ले जाना चाहते थे। माँ और पापा ने मुझे पाला क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। पापा अपने बड़े भाई की अमानत को अपना मान करके जी रहे थे। आज मेरी उम्र 27 साल है। मेरी शादी का दिन। मैं उस लड़की से शादी करने जा रहा हूँ जिससे मैं प्यार करता था, आंचल। मैं और आंचल एक दूसरे से कॉलेज के समय से प्यार करते हैं। आज मैं उसे अपने बचपन का वो किस्सा भी सुना दूंगा। फिर उसकी मर्जी।
वो मेरे साथ मेरे जीवन के डरावने सपने को जीना चाहती है या फिर मुझे उससे बाहर निकलने में मदद करती है। देखिए, कहानी बहुत आपको पसंद आई होगी और ऐसी ही कहानी मैं आपके लिए लेकर के दोबारा फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें और मेरे साथ बोलिए जय गुरुदेव।